हेलो फ्रेंड्स, ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। इंटर ज्योग्राफी, इसमें पिछले क्लासेस में हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके थे पार्ट वन में। आज हम लोग बढ़ते हैं पार्ट टू में। ठीक है, 25, 26, 27 ये 27 तक हम लोग का हो गया था, है ना? अभी शुरू करते हैं 27 से। उससे पहले हम लोग समुद्री जल की लवणता, औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार पीपीटी है। इसको नोट कर लेते हैं, है ना? समुद्री जल की लवणता को आमतौर पर प्रति किलोग्राम 1000 ग्राम समुद्री जल में नमक के ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। औसतन प्रत्येक 1 किलोग्राम समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम नमक मौजूद होता है। ये बहुत जानने वाला चीज है। इससे प्रश्न भी बनते हैं, है ना? इसलिए हम कहते हैं कि महासागर की औसत लवणता कितनी है? 35 भाग प्रति हजार पीपीटी। तो ये पीपीटी समझ में आ गया, है ना? पावर पॉइंट नहीं कह रहा है यहाँ पे। पीपीटी का मतलब है महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति हजार, मतलब इस हजार का 35वां भाग है। इसको हम लोग याद रखते हुए अगले क्वेश्चन पे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 27 हो गया था, 28 को देखेंगे हम लोग, है ना? प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में, किसके? प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 पीपीटी से कम होकर 31 पीपीटी होने का क्या कारण है? अभी हम लोग पिछले पन्ने पे क्या देखे कि प्रति हजार पर 35 लवणता पीपीटी माना गया है, या है किसका? समुद्री जल का। देखिए, उसी से क्वेश्चन बन गया कि प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता जो है 35 पीपीटी से घटकर 35 से 31 पीपीटी कैसे हो गया? यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन का ऑप्शन है ए, आर्कटिक क्षेत्र का पिघला जल पहुंचने के कारण, बर्फ का जल मीठा होने के कारण, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त ए और बी दोनों ही कारण इसके लिए कारगर साबित हो रहा है कि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला जल पहुंचने से, है ना? आर्कटिक पिघल रहा है, ये हम लोग की प्यारी धरती, और आर्कटिक कहाँ है? ऊपर में है ना? ये लगातार पिघल रहा है, तो एक कारण ये बनता है जिसके चलते ये मीठा जल। फिर बर्फ का जल मीठा होने के कारण, जो बर्फीला पानी अगर पिघलेगा तो क्या होता है कि लवणता को घटाने लगता है। यही कारण है कि 35 से 31 पीपीटी हो रहा है ना? 28वां प्रश्न है, अच्छा ठीक है, सॉरी, 29वां। अटलांटिक महासागर की उच्चतम लवणता कितने डिग्री के बीच पाई जाती है? 20 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच, 0 डिग्री अक्षांश पर, 20 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? 20 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच अटलांटिक महासागर की उच्चतम लवणता इन्हीं डिग्रियों के बीच में है। याद आ रहा है ना? अगर नहीं याद आ रहा है तो पिछले क्लास में जाकर देखेंगे कि एस शेप बताए थे कि एस शेप में क्या है? अटलांटिक महासागर। और ग्लोब में देखिएगा कि कहाँ पर 20 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न पे। ये देखा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं। 30वां प्रश्न, उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में अधिक लवणता पाए जाने का क्या कारण है? ए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा अधिक लवणीय जल का लाना, बी, अधिक वाष्पीकरण, सी, बर्फ के जल का पिघलना, डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा
अधिक लवणीय जल का लाना ही क्या है? उच्च अक्षांश में स्थित होने के बावजूद भी उत्तरी सागर में अधिक लवणता पाए जाने का कारण है। तो इस प्रश्न को वर्ल्ड मैप पे देख कर, सामने रख कर समझेंगे तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि क्या प्रश्न है और ये क्या उत्तर निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल जैसे कि बताए हैं, एटलस को सामने रख लेंगे, वर्ल्ड मैप को देखते हुए सागर में जाएंगे। किस सागर में? तो अटलांटिक महासागर में, और इसको देखेंगे। 31, भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का क्या कारण है? बताए थे ना, भूमध्य सागर में उच्च वाष्पीकरण होता है, कम वाष्पीकरण होता है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है भूमध्य सागर में? तेज ताप होने के चलते उच्च वाष्पीकरण होता है, वहां से तेजी से वाष्प ऊपर उठता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नीचे लवणता इस सागर में क्या होने लगता है? कम होने लगता है। देखिए, यही बोलते हैं, आप लोग छक जाते हैं। अभी हम क्या बोले? कम होने लगता है। अगर ये ऊपर निकल जा रहा है वाष्पीकरण, यानी यहाँ पे पूरा पानी बच जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ लवण ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर हम कुछ गलत बोलते हैं तो उसको भी सुनना है ना, कि अरे सर, अगर ये वाष्प सब ऊपर निकल गया तो बचा क्या नीचे? नमक बचा, है ना? तो क्या है प्रश्न में? भूमध्य सागर की लवणता अधिक होने का कारण पूछ रहा है, कम होने का कारण नहीं पूछ रहा है। हर बात पे यस सर नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 32। बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता क्यों अधिक पाई जाती है? बताइए। जो भारत का हम लोग जब स्टडी कर रहे थे तो इसमें तो हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। क्या कारण है? उच्च वाष्पीकरण, ताजे जल की कमी की कम प्राप्ति, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों ही कारण ए और बी है क्या, जो इसके लिए अरब सागर में लवणता क्यों अधिक है? इसका प्रमाण क्या है कि उच्च वाष्पीकरण होता है और ताजे जल की कमी आती है। सारा नदी, अधिकतर नदी, सारा नदी नहीं कहेंगे, सारा नदी बोलने से गड़बड़ा जाएगा। ज्यादातर अरब सागर में नदियां गिर रही हैं कि बंगाल की खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में हम लोग का ज्यादा नदी गिर रहा है, जिसके चलते क्या होता है, अरब सागर में लवणता अधिक है। इधर है अरब और इधर है बे ऑफ बंगाल, है ना? तो यहाँ पे अपेक्षाकृत क्या है, मीठा जल मिलता है, मीठा, और यहाँ लवणता अधिक है। ठीक है ना? तो दोनों ही कारण क्या है, उच्च वाष्पीकरण और ताजे जल की कमी, इस प्रश्न के सार्थक उत्तर बन रहे हैं। ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 33। स्थलीय भाग की ओर से महासागरीय उचावच में मिलने वाला स्वरूप को क्रमबद्ध करें। गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय गर्त। है ना? पिछले क्लास में पूरे मैप के साथ इसको हम बताए हैं कि कौन सा सीक्वेंस सही होगा। तो ख, तब ग, तब क, और सबसे लास्ट में गर्त, घ। है ना? पिछले क्लास का जरूर से फिर से देख लीजिएगा, उसमें मैप के साथ दिखाए हैं ये सारे तट को, है ना? जो कोस्ट से सागर के अंदर के बढ़ते हैं, देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? बताइए। तो चिल्का झील, सांभर झील, पुलिकट झील और लोनार झील। तो भारत का सबसे अधिक लवणता झील कौन है? सांभर झील। किस राज्य में है? चलिए मैसेज करके, मैसेंजर में बताइए तो कि कौन सा झील ये है, कहाँ पर है, किस राज्य में है सांभर झील। ये होमवर्क हुआ आप लोग का। 35। अधिकतम लवणता के आधार पर चिल्का झील कहाँ है? हम लोग के बगल में पुरी, है ना? उड़ीसा पुरी में चिल्का झील है। भारत में किस स्थान पर है?
पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। कभी पूरी घूमने जाइए तो चिल्का झील जरूर जाइएगा और मुंह में जरा चाट के देखिएगा तो कैसा लगता है, कितना खारा नमकीन। तो ये दूसरे स्थान पर रख रहा है अपना स्थान को लवणता के आधार पर, ठीक है। 36, बाल्टिक सागर की लवणता कम होती है क्योंकि, सबसे पहले तो हम लोग ढूंढें कि बाल्टिक सागर है कहाँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते वक्त में मैप को रखिए सामने और तब देखिए, बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है कहाँ, बाल्टिक सागर में। वाष्पीकरण कम होता है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बाल्टिक सागर की लवणता कम होने का कारण क्या है कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। वाष्पीकरण कम होता है, ये भी एक कारण तो है। इस क्वेश्चन को रखते हैं हम लोग थोड़ा डाउट पे, ठीक ना। क्योंकि बाल्टिक सागर उत्तरी क्षेत्र में है, वाष्पीकरण भी कम होता है, इसका आंसर होना चाहिए था इनमें से दोनों। इसको एक बार देख लेना होगा, ठीक है। 37 क्वेश्चन में है वह क्या है, महासागरीय उच्चावच को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा, त्वरण के द्वारा, दंडारेख के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, उच्चतादर्शी वक्र। 38, महासागरीय तल का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र किसका पाया जाता है। गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय गर्त। तो सब बताए थे ना, 82.5% कौन है, महासागर का या गहरे सागर का मैदानी क्षेत्र, डीप सी प्लेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय अधः स्थल में समान गहराई के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। आइसोहेलाइन, आइसोक्लाइन, आइसोहाइट, आइसोबाथ। महासागर के अंदर जाने पे आइसोबाथ, है ना। पूरा एक चार्ट दिए है ना आप लोग के टेलीग्राम चैनल में, ये पूरा चार्ट है सारा, आइसोहेलाइन, आइसोक्लाइन, सारा कुछ आइसो 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 माने क्या होता है, सम। उस चार्ट को पढ़ना पड़ेगा, तब ऐसा ऐसा क्वेश्चन बनता है, उसका आंसर आसानी से बनते जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, महासागरीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित सरगैसो शांत क्षेत्र किस महासागर में पाया जाता है। याद आ रहा है सरगसो घास, ये क्या है, ये शांत क्षेत्र में, सरगसो अटलांटिक क्षेत्र में बनता है ना। ये एक घास वाला क्षेत्र है, इतना घास है कि वहां से जब कभी कभी नौका पार होता है तो वो फंस जाता है, इतना घना घास है। ये कहाँ है, चलिए अटलांटिक तो हम बता दिए, उत्तरी में है कि दक्षिणी में। उत्तरी अटलांटिक में सरगासो शांत क्षेत्र है, जो कि सरगासो एक तरीके का घास भी है ना। 41, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत चौड़ाई कितनी होती है। देखिए 200 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। कोस्ट से जो बढ़ते हुए क्रम में पहला मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय शेल्फ कहते हैं। और वो कितना किलोमीटर होता है, तो ये 80 किलोमीटर चौड़ा होता है। 42 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित एम्परर कैसी लघु आकृति का उदाहरण है। मध्य महासागरीय कटक का, समुद्री टीला का, निम्न द्वीप का, या प्रवाल द्वीप का। तो इसका आंसर होगा समुद्री टीला। 43, इनमें से कौन महासागरीय उच्चावच की लघु आकृति नहीं है। क्या नहीं है, महासागरीय गर्द, मध्य महासागरीय कटक, समुद्री टीला, जलमग्न केनियन। तो महासागरीय उच्चावच की लघु आकृति कौन नहीं होगा, महासागरीय गर्द।
विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन कौन सा है? हडसन कैनियन, ग्रैंड कैनियन, इनमें से कोई नहीं, इनमें से अच्छा, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे जाना माना कैनियन है हडसन कैनियन। ठीक है, चलिए ये भी बताइएगा कि हडसन कहाँ है। 45 महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है? ये सारा दिया हुआ है आप लोग को पीडीएफ में, पढ़िएगा, है ना, सारा का सारा नोट्स को पढ़िएगा तो सबका आंसर हलवा जैसा बनते जाएगा। 45 महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या अटलांटिक महासागर में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, कभी कभी तो ये क्वेश्चन को लगता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। और ये बहुत आसान आंसर है इसका, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक संख्या महासागरीय गर्तों की कहाँ है? प्रशांत यानी कि पैसिफिक ओशन में, ठीक है। 46 महासागरों में तापमान कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से? बिल्कुल, इसका आंसर सीधा का सीधा एकदम स्ट्रेट आंसर है, महासागर में तापमान सूर्य से प्राप्त होता है। 47 है, तापमान का प्रतिलोमन किस महासागर में मिलता है? आर्कटिक में, अटलांटिक में, प्रशांत में, हिंद में? तापमान का प्रतिलोमन सबसे ऊपर धरती के आर्कटिक में, है ना। इनमें से किस समुद्र में लवणता माने नमकपन, नमकीला सर्वाधिक है? काला सागर में, लाल सागर में, बाल्टिक में? इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से लाल सागर क्या है? सबसे अधिक लवणता वाला है। बाल्टिक तो सबसे ऊपर में है, ये बर्फीला क्षेत्र में, ये मीठा है ना। 49 इनमें से कौन से कारक लवणता को प्रभावित नहीं करते हैं? किस कारण से समुद्र का जल नमकीन नहीं लगता है? अक्षांश, ज्वार भाटा, तापमान, वाष्पीकरण? इनमें से कौन सा कारण लवणता को प्रभावित नहीं करता है? तो ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा जो समुद्र का ऐसे तरंग है ना जो चल रहा है, इससे इस पे लवणता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ज्वार भाटा। 50 क्वेश्चन है, सागरीय जल की औसत लवणता कितना पीपीटी है? तो इसको हम लोग पहले भी पढ़े, 1000 का 35वां भाग, ठीक है। 51 आज चलिए इस पार्ट 2 का 51 क्वेश्चन हो गया हम लोग का, यह आखिरी क्वेश्चन है आज का। लाल सागर में अधिक लवणता का क्या कारण है? चारों तरफ स्थल से घिरा होना, 0 डिग्री अक्षांश के निकट होना, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो लाल सागर को भी वर्ल्ड मैप पे आप लोग ढूंढिएगा, सब बताया हुआ है, नोट्स भी दिया हुआ है। आप लोग को बता रहे हैं कि एटलस को खोल लीजिएगा और ये सब क्वेश्चन को सामने रख के पढ़िएगा ना, इतना आसान लगेगा ये क्वेश्चन और इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा कि पूछिए ही मत। क्या करना है? एटलस को खोलना है, देखना है कि लाल सागर कहाँ है। खोजने से क्या होगा? पता चल जाएगा, फिर याद हो जाएगा कि लाल सागर कहाँ है। और हम सब बताए हुए हैं आप लोग को, है ना, कैसे वर्ल्ड मैप को सामने रखकर क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है। तो क्या कारण है बताइए? तो लाल सागर, अगर अभी याद आ रहा होगा कि लाल सागर कहाँ है, तो ये चारों तरफ स्थल से घिरा है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 51 क्वेश्चन सॉल्व किए और इसके साथ बहुत सारे अन्य बातों को भी सीखे, है ना। देखिए क्या होता है, कोई भी सर हैं, कोई भी टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो कि यूट्यूब में भी पढ़ाते हैं, आप लोग को घर में भी पढ़ाते हैं, कॉलेज में भी पढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो कि जिनका पढ़ाई आपको सबसे अच्छा लगता है उनसे पढ़ना चाहिए। कभी इस सर से कभी उस सर से ये कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी एक सर को, किसी भी एक यूट्यूबर को आप पकड़िए और उससे पढ़ते रहिए,
कभी हम नहीं कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे से पढ़िए। आपको जिसकी बात समझ आती है, जो जो आपको लगता है कि सबसे अच्छा कुछ भी बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है, उनसे पढ़िए, ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है? और सुनने से ना, क्लास को अटेंड करने से क्या होता है, क्वेश्चन तो हम लोग देखे 51 किए, लेकिन इस क्लास को ही अगर 2 बार रिपीट करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 51 क्वेश्चन हम लोग और भी एक्स्ट्रा सीखते गए हैं, ठीक है? तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले क्लास में। हम लोग आज करते हैं समाप्त समुद्र विज्ञान के पार्ट 2 को। इजाज़त दीजिए अपने सर को। चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।